सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेला चतुर्वेदी जी द्वारा रचित गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले डॉक्टर बरसानेला चतुर्वेदी जी का थोड़ा बहुत परिचय है। लेखक का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी और आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। आपका व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया है। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, लेकिन अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस तरह हैं: भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चौकीलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह आदि। तो अभी देखते हैं गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ का जो आशय के बारे में। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर यानी झूठा दिखावा पर व्यंग्य किया है। और खास करके ये भी ध्यान दीजिए, आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो अभी देखते हैं गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ के द्वारा लेखक बरसानेला चतुर्वेदी जी क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले गंगा नदी के जो बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। गंगा नदी एक बहुत ही पवित्र नदी है। गंगा नदी भारतीयों के जीवन चक्र पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह एक पूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का भारतीय संस्कृति में अन्यतम स्थान है, इसलिए इसे राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा की सफाई के लिए कुछ कार्य योजनाएं भी बनाई गई है। लोगों को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। गंगा जल को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए उपयुक्त प्रयास करने चाहिए। अभी जो पूरा इंटरव्यू जिस तरह लेखक गंगा माँ से जो करते हैं वो सभी आपके जो सामने प्रस्तुत है। तो हम इस जो इंटरव्यू को पाठ के द्वारा जो सीखने की जो कोशिश करें। मकर संक्रांति के दिन लेखक यानी डॉक्टर बरसानेला चतुर्वेदी जी इलाहाबाद में थे। गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। यानी कोई जो इंटरव्यू वगैरह जो करना है, उनके जो सहायक या नहीं तो जो पर्सनल असिस्टेंट या नहीं तो सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, उनसे कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह जो लेना पड़ता है। तो इसी तरह गंगा मैया के निजी सचिव से 2 महीने पूर्व पहले ही लेखक समय ले चुके थे और माँ मंदिर में विराज रही थी, लेकिन माँ के चेहरे पर उदासी थी। तब लेखक जाकर माँ के चरण छुए और पास ही में एक मृगशाला पड़ी थी, यानी एक उधर हिरण का जो खाल था वो पड़ी थी। लेखक जाके उधर बैठ गए और प्रश्न जो भी प्रश्न पूछने के लिए जो लिख के सबसे पहले वो लिख के ले गए थे और माँ ने इसका जो जवाब बहुत ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू जो हमारे जो सामने अभी प्रस्तुत है, तो एक के बाद एक सुन लेते हैं। सबसे पहला सवाल लेखक के: माता जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। तो माँ कहती है, वत्स यानी बेटा, तुमने ठीक ही सुना है। मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। तब लेखक पूछते फिर से, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। तब माँ कहती है, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं बल्कि उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। फिर लेकर फिर से सवाल पूछते हैं कि तब और क्या कारण हो सकते हैं माँ।
माँ कहती है, वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। यानी यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से जो विचार मिलता है कि प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने लेखक से कहा कि इसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती, न जाने कब से प्रदूषण फैल रहा है, इसका पता ही उसे नहीं चल रहा है। गंगा मैया कहती है कि प्रदूषण पर काबू पाना उसके हाथ में नहीं है। लोग घोर पाप करके गंगा में डुबकी लगाकर अपने को पवित्र और पाप मुक्त मानते हैं। यह संभव नहीं है। दुनिया भर के लोग यानी राजा, रंक, लखपति, करोड़पति, उद्योगपति, राजनेता सब गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। फिर लेखक फिर से जो सवाल पूछते हैं कि तो आप ठीक ही कह रही है, लेकिन चरित्र का संकट चर्चा का जो विषय तो बना हुआ है। तब माँ कहती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया। अंग था लेकिन अभी वो बोल रही है कि वो एक अतीत की वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था चरित्र, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाना एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है हिम्मत बढ़ाना। किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। तब लेखक पूछते हैं, तो आखिर जो चरित्र भैया कहाँ है। माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तब फिर से जो सवाल पूछते हैं लेखक, चरित्र के अस्तित्व को तो किसने मिटाया। माँ कहती है, सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मार कर जाने कहां भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए हैं। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। यानी अपनों के बारे में ज्यादा सोचने लगे, स्वार्थी होकर काम करने लगे। जो सेवा जो परम धर्म होता है, लेकिन इसके जगह सिर्फ मेरा खुद के बारे में जो लोग सोचकर जो वो ही जो विचार है वो मेरा जो परम धर्म होता है, जो ऐसे मानने लगे। तो इसके बारे में अगर चरित्र से संबंधित कुछ विचार कहना है तो बात यह है कि लेखक कहते हैं कि आजकल लोग चरित्रहीन बनते जा रहे हैं और वे चरित्र का महत्व भूल गए हैं। तब गंगा माँ या नहीं तो गंगा मैया लेखक से कहती है कि चरित्र शब्द केवल शब्द कोशों में ही मिलता है, वह समाज से गायब हो गया है। धर्मगुरु और उपदेशक अपने भाषणों में चरित्र की महत्ता पर अक्सर बोलते। तो फिर सवाल पूछते हैं, सवाल के रूप में लेखक कहते हैं कि माँ आप सच कहते हैं, हाल ही में से एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। मैं आप लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा और आप भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहना। या नहीं तो तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। ना ही मैं आपके बारे में मैं कुछ ना कहूंगा और तू मेरे बारे में कुछ ना कहोगी। और इसके जो उत्तर में, बेटा सत्य तो निर्भय है। जो माँ कहती है, बेटा सत्य तो क्या है, निर्भय है। इसका कोई भय नहीं होता, उसे किसी का डर भी नहीं होता, वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं और मेरी जय का नारा लगाते हैं, गंगा माँ की जय करके जो नारा लगा के वो चले जाते हैं और तिलक चापे लगाते हैं, और बाद में क्या, इसका हाल क्या होता है। तो ऐसे ही जो अधूरा जो सेंटेंस था, वाक्य था, उसी के जो बीच में लेखक जो पूछ रहे हैं कि माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों, करके लेखक सवाल पूछते हैं। तब माँ कहती है, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी, रक्षा कर लूंगी, लेकिन प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। प्रदूषण मतलब क्या होता है कि एक छुआछूत का रोग के समान है। इस तरह यहाँ पर तुलना करते हैं लेखक,
जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। फिर लेखक पूछते हैं, हाँ माँ, आपने अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ही जरूरी है ऐसे धार्मिक ग्रंथों को जो पढ़ना, इस कार्य को कैसे किया जाए। तब माँ बोलती है, बेटा देख रही हूं महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है आजकल। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु पानी, यानी ये जो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि यानी वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, लाइक जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे जैसे लोग अपने जो बीच में जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। खास करके यहाँ पर राजनीति के बारे में माँ मेंशन करती है। और इसी तरह जो जो विचार कहूँ तो प्रदूषण से संबंधित हो गया, चरित्र से संबंधित हो गया। अभी जो समस्याओं के बारे में बोल रही है, जो उन समस्याओं के जो बारे में कहूँ तो लोग धर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन केवल दिखावे के लिए करने लगे। भगवान के नाम पर लोगों का जो शोषण होने लगा, कल कारखाने और उद्योग धंधे बढ़ने लगे, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेकारी, प्रदूषण बढ़ने लगी। मानवता समाज से गायब होने लगी। इस प्रकार समाज में तरह तरह की जो समस्याएं बढ़ने लगी। और इसके बाद लेखक ये भी सवाल पूछते हैं कि दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल दल पैदा करती है। दल यानी समूह, जो लोगों के जो बीच में जो अपना ही खुद का एक ग्रुप बना के वो लड़ाई कर रहे हैं। तब माँ कहती है, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं, पर असली झगड़ा क्या है इसका? कुर्सी। असली झगड़ा कुर्सी का है। तब लेखक बोलते हैं कि कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती या नहीं तो महंगी से महंगी। तो माँ ये जो वाक्य सुनते ही जो उसके जो चेहरे पर हंसी आ जाती है और मुस्कुराकर कहती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। अगर एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। देश का शासन जनता के द्वारा चुने गए विधायकों, संसदों से होता है। गांव, कस्बा, जिला के शासन में छोटे मोटे नेता की भूमिका होती है। कुर्सी अधिकार का, सत्ता का संकेत है। कुर्सी का अर्थ अधिकार और कुर्सी का लक्ष्य सत्ता और धन दौलत, ऐसे गंगा माँ बताती है, समझाती है। ये सुनते ही लेखक कहते हैं कि आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। तब माँ कहती है, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो उस दिन, और एक उदाहरण देके जो समझाती है। एक दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, नदी के बारे में फिर से वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। तब लेखक को ये जो विचार बहुत ही अजीब सा लगा और ये पूछने लगे कि सच मां, मनुष्य इतना क्यों गिर गया? समझ में नहीं आता कि पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर, यानी उनके जो नीच कर्मों पर हंसने लगे। चाहे वो जानवर हो या पक्षी हो, मनुष्य बुद्धिजीवी होने के नाते फिर भी यहाँ पर पशु पक्षी उनके जो इन व्यवहारों पर, खास करके जो उनके जो नीच कर्मों पर हंसने लगे हैं।
मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर, और ये भी बोलते हैं, बताते हैं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी, जमीन न मिलने पर, जायदाद न मिलने पर एक पुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी, यानी मार डाला जो अपनी माँ को। यहाँ पर थोड़ा बहुत एक रिश्ते के बारे में भी वो नहीं सोचते हुए सिर्फ अपने जो धन दौलत के बारे में जो सोचना शुरू की, यानी किस हद तक एक इंसान गिर सकता है, जा सकता है, इसके लिए एक उदाहरण है। माँ बोलती है, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहा है, यानी यहाँ पर जाति से संबंधित विचार स्पष्ट करती है माँ। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, ये सच बात है, क्योंकि धरती माँ यहाँ पर हर एक को, जो सृष्टि ही ऐसी है, हर एक को एक समान रूप से देखते हैं। लेकिन मनुष्य यहाँ पर जो पैदा होने के नाते वो क्या कर रहा है कि भेदभाव की जो भावना है यहाँ पर हर एक लोगों के जो बीच में ऐसे डाल रहा है कि वहां से जो हम बाहर निकालने की कोशिश भी ना कर सके। तो ये मेरे कैसे वक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मौत के घाट उतारना, इसका अर्थ यानी एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ है मार डालना, मार रहे हैं, यानी यहाँ पर रिश्तों से संबंधित, संबंध से जो संबंधित जो लोगों के बारे में जरा सा भी जो विचार नहीं है कि जो आपस में ही वो लड़ रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? या न सिर्फ जो गंगा जल को मलिन करना, बल्कि जो लोगों के जो बीच में आत्मीयता नहीं है, रिश्तों से संबंधित विचार नहीं है, भ्रष्टाचार जो फैल रहे हैं, तो ये सभी क्या होता है कि जो मलिन करने के लिए या नहीं तो प्रदूषण करने वाली चीज है। तब लेखक अंत में कहते हैं, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। और आखिरी सवाल ये है, तो भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? तब माँ कहती है, इतना जो सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर है, जवाब है ये, तो माँ कहती है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। फिर से बताऊंगी, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। यानी गंगा मैया लेखक से कहती है कि समाज पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। किसी भी व्यक्ति में दान, दया, धर्म, कर्म आदि गुण नहीं है। समाज में स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ गए हैं। घर में, समाज में और देश में अशांति फैल रही है। जब समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तब नया समाज उभरेगा। तो अंत में लेखक माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करके जो यहाँ पर इंटरव्यू समाप्त कर लेते हैं। इस तरह जो हम भी गंगा माँ से संबंधित जो जिस तरह लोग मलिन कर रहे हैं, पूरे जो संसार को, सृष्टि को प्रदूषित कर रहे हैं, इन सभी जो विचारों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और इसी तरह हम लोग भी जो प्रदूषण को हटाने के बारे में विचार करना भी बहुत बहुत मुख्य है। धन्यवाद।